राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बैबल और जेएसएक्स के बारे में। इससे जस्ट पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग बात किए थे रिएक्ट डॉम के बारे में, और बहुत सारा कोड डिफरेंसेस देखे थे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखे थे कि किस तरीके से हम लोग रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और जब रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट न करना हो उस केस में हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करके हम लोग एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स देखे थे और उसको डीप डाइव करने की कोशिश किए थे। ये सुनो, तो आज हम बात करने वाले हैं बैबल और जेएसएक्स के बारे में, क्योंकि जो पीछे वाला जो वीडियो था जिसमें हम बात किए थे, वीडियो नंबर 1 था, उसके अंदर क्या होता ना कि रिएक्ट एलिमेंट कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। जब हम लोग दो चार एलिमेंट ही क्रिएट किए थे, उसी में बहुत ज़्यादा सिंटेक्स हो गया था, जिसके कारण कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगा था। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आज हम जानेंगे बैबल और जेएसएक्स के बारे में। तो ये क्या होता है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, फिर देखते हैं कि बैबल और जेएसएक्स क्या होता है। क्लियर है। तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो भी हमारा फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। रिएक्ट लर्निंग पब्लिक, इस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे थे। इसी डे 1 जो है, इसी डे 1 को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम मॉडिफाई करके क्या कर देते हैं, रीनेम कर लेते हैं और इसको करते हैं डे 2। ओके, कि कुछ कोड तो सेम रहने वाला ही है, और ओपन विथ कोड कर लेते हैं इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो डे 2 के अंदर आ गए हैं और क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक index.html में चलते हैं। ये हमारा कुछ फाइल जो हम लोग इंपोर्ट किए थे, वो हमारा कुछ फाइल है यहाँ पे, और ये app.js है जिसके अंदर हम लोग कुछ काम किए थे और इसमें कुछ एलिमेंट हम लोग क्रिएट करके देखे थे। एक दो एलिमेंट क्रिएट करके देखे थे। स्पैन टैग के अंदर किस तरीके से एलिमेंट क्रिएट करते हैं और नेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान दिए थे। अब हम देखते हैं क्या इस तरीके से कोई भी एलिमेंट अभी तक लिख रहे थे, लेकिन मुझे जेएसएक्स लिखना हो। जेएसएक्स क्या होता है भैया, अभी पहले समझते हैं जेएसएक्स को, ठीक है ना। ये एलिमेंट को तो हम डिलीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले जेएसएक्स को समझते हैं, जेएसएक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तब मुझे समझ में आएगा कि अच्छा, जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर रहे थे उसको किस तरीके से हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट, सबसे पहले जेएसएक्स समझते हैं। जेएसएक्स का मतलब होता क्या है। तो जेएसएक्स का मतलब होता है, अगर फुल फॉर्म समझे तो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है। क्लियर है। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल बोलने का मतलब क्या, जब आप जावास्क्रिप्ट को, इट मीन्स व्हाट, जेएस को और एचटीएमएल को, जेएस और एचटीएमएल को जब आप कंबाइन कर देते हो, क्या कर देते हो आप, कंबाइन कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जेएसएक्स बोल देते हैं। जेएसएक्स का एक नाम दे देते हैं। क्लियर है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल को जब कंबाइन कर देते हैं उसको हम जेएसएक्स बोल देते हैं। लेकिन याद रखना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको जेएसएक्स लिखना होगा, जेएसएक्स लिखना होगा, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा या तो डॉट जेएस होगा या तो डॉट जेएसएक्स ही होगा। कीप इट इन योर माइंड। क्या होगा, एक्सटेंशन डॉट जेएस होगा या डॉट जेएसएक्स होगा। जैसे कि अगर मान लो अभी हम लोग क्या मानना, क्या अभी हम लोग कौन से फाइल में, ऐप डॉट जेएस में है। अगर ऐप डॉट जेएस में अगर आप लिख रहे हो कोई भी एलिमेंट जेएसएक्स जैसा, जेएसएक्स कौन सा एलिमेंट होगा, एचटीएमएल ही होगा ना। तो वो एचटीएमएल हम लोग लिखेंगे, सपोज h1 टैग लिख दिए और यहाँ पे अगर h1 टैग को क्लोज करके हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे लिख दिए, तो क्या होगा ना, ये जेएसएक्स कहला, ये जेएस फाइल के अंदर ये जो चीज़ लिखा हुआ है जेएसएक्स कहलाएगा। और ये चीज़ों को जो भी यहाँ पे आप एचटीएमएल लिख रहे हो, आप समझ रहे हो कि एचटीएमएल है, लेकिन ये तो क्या है, ओवरऑल ये जेएसएक्स है। तो इस चीज़ को हमारा ब्राउज़र नहीं समझता है। फिर समझते हैं जेएसएक्स क्या होता है। जेएसएक्स का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है। और ये होता क्या है, तो जब जेएस को और एचटीएमएल को कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग जेएसएक्स कहते हैं। ये हमेशा या तो डॉट जेएस फाइल एक्सटेंशन में हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट जेएस, या मान लो कि ऐप फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जेएस या डॉट जेएसएक्स ही होगा, हमेशा याद रखना। तो ये दोनों एक्सटेंशन के अंदर लिखेंगे। और जैसे ये सब फाइल के इस टाइप के फाइल एक्सटेंशन के अंदर लिखते हैं, तो उस चीज़ को जैसे ही हमारा सर्वर, जैसे ब्राउज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है फाइल को और सर्वर से फाइल लेकर के आता है, और जैसे ही HTML ये सब चीज़ दिखता है तो वो कहता है क्या, इस चीज़ को तो हम जानते ही नहीं है। क्योंकि वो जानता क्या है, इससे पहले वो जानता था क्या, अगर कोई भी डॉट HTML के अंदर, डॉट HTML एक्सटेंशन के अंदर h1 टैग वगैरह कुछ भी लिखा रहता था, तो उसको वो क्या समझता था कि ये क्या है, ये HTML, और उसको अच्छे तरीके से क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, और प्रोसेस करके जो भी एग्जीक्यूशन, जो भी आउटपुट होता था वो मुझे प्रोवाइड करता था ऑन द ब्राउजर कंसोल। यस और नो, ब्राउजर पे देता था ना, व्यू पोर्ट एरिया पे। क्लियर है ना। तो जेएसएक्स समझ में आया ना कि जेएसएक्स में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल उसको जेएसएक्स कहते हैं, जिसमें जेएस और एचटीएमएल होता है। वो दो, या तो हम जेएस डॉट जेएस फाइल एक्सटेंशन के अंदर या डॉट जेएसएक्स फाइल एक्सटेंशन के अंदर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल ऐप डॉट जेएस हो गया, मान लो क्या कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस हो गया, स्क्रिप्ट डॉट जेएस हो गया। मान लो क्या कि हम लिख लेते हैं कंपोनेंट बनाते हैं क्या चीज़, नैव, तो मान लो कि नैव डॉट जेएसएक्स ऐसा हो सकता है। ये सब के अंदर हम लोग ऐसा एचटीएमएल टाइप चीज़ लिखेंगे। क्लियर है। तो इसमें इतना चीज़ समझ में आएगा। लेकिन याद रखना, जेएसएक्स के अंदर अगर मान लो कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था, जैसे कि मान लो कि एक वेरिएबल एक डिक्लेयर किया क्या, ए, और इस ए वेरिएबल डिक्लेयर किया वैर ए, और इसके अंदर कुछ भी लिख दियो क्या, मान लो कि एक नाम लिख दियो क्या, अपना
एल्गो लिख दियो, क्या लिख दियो, अपना एल्गो यहाँ पे लिख दियो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लेते थे ना, कोई भी चीज़ अपेंड करके ये काम कर लेते थे। लेकिन क्या हो रहा है, अगर इसको अगर आपको J6 के अंदर अगर आपको दिखाना है, तो सपोज मान लो कि H1 के अंदर मुझे ये चीज़ शो करना है, तो हम H1 टैग क्या करेंगे, ओपन करेंगे और क्लोज कर लेंगे H1 टैग को, ठीक है ना। H1 टैग को ओपन और क्लोज कर लेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या यूज़ करना होगा, करली ब्रेसेस यूज़ करना होगा, और इस करली ब्रेसेस के अंदर ए लिखना होगा। और इस करली ब्रेसेस के अंदर अगर मान लो क्या a प्लस बी ऐसा कुछ लिख देते हैं, और बी में भी कुछ वैल्यूज़ अगर होता है, मान लो क्या कि ABC ऐसा कुछ लिख दिया है, तो दोनों क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेकिन जब भी अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है ना, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा, कोई भी चीज़, तो उसको हमेशा आपको क्या लिखना होगा, करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होगा। करली ब्रेसेस के बाहर अगर कुछ भी लिखते हो, अगर करली ब्रेसेस के बाहर अगर कुछ भी लिखते हो, तो क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है उसको, एज इट इज जो कुछ भी यहाँ पे दोगे ना, ABCD कुछ भी, तो एज इट इज क्या होता है, ब्राउजर पे प्रिंट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है। तो भैया आप बोल रहे थे क्या कि J6 हमारा ब्राउजर नहीं समझता है, तो उसको तो फिर हम लोग क्या करना होगा, उस केस में हम लोग जानेंगे बैबल के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले इस आउटपुट, पहले हम एक J6 लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं कि बैबल का काम क्या है और उसका यूज़ कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे आते हैं कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर आकर बोलते हैं कि एक डिव टैग बना दो और उसका क्लास क्या दे दो, कंटेनर, चाहे सिंपल डिव टैग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिव बना दो, डिव बना दो आप। और इस डिव के अंदर क्या लिख दो कि एक मैसेज पास कर दो, दिस इज कंटेनर, ठीक है, ये क्या है, एक कंटेनर है, एक पास कर दो। अब index.html में आते हैं, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट लाइब्रेरी और रिएक्ट डॉम पैकेज हमारे पास है। रिएक्ट डॉम क्या करता है पता है हम लोगों को, ये रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट लाइब्रेरी, इसमें कोर फंक्शनलिटी होता है जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट का क्रिएशन, ये बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन रिएक्ट डॉम का काम क्या है, ओवरऑल ब्राउजर और रिएक्ट के बीच एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, और रिएक्ट डॉम के थ्रू हम लोग एलिमेंट को रेंडर कहाँ करवाते हैं, ब्राउजर पे। क्लियर है? तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, ये चीज़ ओवरऑल था, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और इसे जस्ट पीछे वाली वीडियो अगर आप ओवर टोटल प्रैक्टिकल किए होगे तो आपके पास ऑलरेडी कोड होगा, नहीं है तो यहाँ से वीडियो पॉज करो और कोड लिखो। कोड प्रोवाइड करने वाला, ये स्पून फीडिंग वाला काम मैं नहीं करता हूँ भाई, सिंपल। मैं ऐसा कर सकता हूँ लास्ट एट द एंड की जो भी पढ़ाया हूँ मैं आपको एज अ PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बट स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करते हम कि हाँ यार एक एक चीज़, ये चीज़ है तो ये चीज़ मैं दे दूंगा आपको कि भाई जाओ आपने क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में जाओ डाउनलोड करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो क्या होता है ना कि मैं आपका इतना हेल्प करूँगा जिससे आपका ग्रोथ हो सके, ऐसा इतना हेल्प नहीं करूँगा ना कि देख देख कर काम कर रहे हो आप सीखे ही कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो को रिकॉल करो, फिर से इसको समझो। ओवरऑल तुम्हारा पर्पस है हाई पेइंग जॉब क्रैक करना, अच्छा जगह सेटल होना। तो जब अच्छा जगह सेटल होना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तो तुम्हें खुद पे काम करना होगा, ठीक है ना। और अपने माइंड को कंट्रोल करके रखो। करना क्या है, ज़्यादा हेजिटेट फ्रस्ट्रेट मत हो। कोई भी प्लेलिस्ट पे जाओ, कोई भी वीडियोस को, किसी का भी जाओ, किसी का भी यूट्यूब पे जो भी अच्छा पढ़ाता है, जो भी जिससे तुम्हें पसंद है, एक पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट को फॉलो करो, जीरो से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तब आपको कुछ समझ में आएगा। अगर कोई बंदा ऐसा है कि नया आया है, कोई भी बंदा, मैं हूँ कोई भी हो, अगर स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है और उसका वीडियो अगर डे 1 से समझ में आ रहा है ना, तो क्या करो ना कि उस बंदे को बताओ कि भैया मुझे समझ में आ रहा है, अगला वीडियो कब डाल रहे हो भैया, प्लीज़ जल्दी कर दो ना। ऐसा तो बंदा को मोटिवेशन मिलेगा, जल्दी डालेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक बंदे को किसी को फॉलो, किसी को ही फॉलो करो जो तुम्हें पसंद आ रहा है, किसी को भी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है। और हम क्या कि app.js में हम एक छोटा सा HTML टैग लिखे जो कि हमारा क्या है, ओवरऑल J6 है। और एक ही इसी में आते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट लेट करके बनाते हैं, ठीक है ना। लेट अपना लेट नेम इक्वल्स टू व्हाट, इन द स्ट्रिंग में आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, और डबल कोट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना एल्गो। और यहाँ इस मैसेज को मैं चेंज कर देता हूँ, इस मैसेज को यहाँ पे ऐसे ना लिख करके मैं चाहता हूँ क्या, डिव टैग तो बन गया, इस डिव टैग के अंदर H1 बना लेते हैं। और इस टैग इसमें क्या लिखते हैं, माइन वेलकम टू, यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू व्हाट, वेलकम टू, और यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम लिख देंगे, जिससे कारण क्या होगा, इस नेम के जगह माई नेम कर देते हैं, क्योंकि नेम जो है वो क्या है, नेम एक कीवर्ड है JS के अंदर, ठीक है। तो माई नेम लिख दिए हैं और इसको सेव कर दिए हैं। और ये करली ब्रेस यहाँ पे जो पैरेंथेसिस आ रहा है इसको इग्नोर करना। ये प्रीटियर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, इसको अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई करने की कोशिश करता है, उसको एक कंटेनर में डालने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये वेलकम टू, तो ऐसा एज इट इज आएगा। और माई नेम जो होगा, ये करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, पहले माई नेम वेरिएबल को आएगा, सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद पता चले अच्छा माई नेम ये है, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको प्रोसेस करके यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो हम index.html में चलते हैं और जो भी हमारा फाइल है उसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। कर दीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हेलो रिएक्ट, हेलो रिएक्ट कहाँ से आ रहा है, तो index.html में जो यहाँ H1 टैग जो लिखा हुआ है हेलो रिएक्ट वो है। तो हमारा आउटपुट क्यों नहीं शो हो रहा है भैया, देखते हैं, कंसोल पे आते हैं, क्या बता रहा है यहाँ से, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या अनकॉट सिंटेक्स एरर, क्या बोला है, सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर हमेशा याद रखना, सिंटेक्स एरर कब आता है, जब आप याद रखना, जब भी आप जो भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी या जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो
उसका अगर जो प्रीडिफाइंड रूल्स है, अगर उस रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, उस रूल्स को वायोलेट करते हो, उस केस में आपको सिंटेक्स एरर मिलेगा। और जिस केस में और अगर आपका लॉजिकल और बोल सकते हैं बिजनेस लॉजिक का अगर प्रॉब्लम है तो उस टाइम रन टाइम एरर आता है। लेकिन इस केस में हमको क्या है, सिंटेक्स एरर है। आई डोंट नो कि रिएक्ट के अंदर रन टाइम एरर मिलता है कि नहीं मिलता है। जब आप पाइथन पढ़ोगे तो वहाँ पर रन टाइम एरर आपको मिलेगा, और जब आप जावा पढ़ोगे तो कंपाइल टाइम पे आपको सिंटेक्स एरर मिलेगा, और रन टाइम पे आपको रन टाइम एरर मिलेगा। C++ में भी ऐसा ही है और सी में भी ऐसा ही केस है, ठीक है ना, ओवरऑल ऐसा ही केस है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये जो टोकन आप जो यूज कर रहे हो यहाँ पे क्या लेस देन, यहाँ पे जो साइन यूज कर रहे हो ये गलत है। कौन से लाइन पे, तो लाइन नंबर देखो यहाँ पे, लाइन नंबर 3 पे, इसी पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा लाइन नंबर 3 आप तुमको दिख जाए, यहाँ पे नहीं index.html, यहाँ पे लाइव सर्वर से क्या हो रहा है, चलो यहाँ पे नहीं, सोर्स में आ गए हम, यहाँ पे चलते हैं, लाइन नंबर 3 अपना चेक करते हैं app.js के अंदर, क्योंकि app.js हमारा फाइल है। लाइन नंबर 3 ये वाला लाइन यहाँ बता रहा है, ये क्या, ये हम इसको नहीं जानते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया, इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को हम समझते ही नहीं है। तो अब इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बैबल को समझना होगा। क्योंकि क्या करेगा, क्योंकि हम बात किए क्या कि बैबल जो J6 जो है, जो भी हम लोग J6 लिखते हैं वो हमारा ब्राउज़र क्या करता है, समझता नहीं है। जो भी हम लोग J6 अभी यूज़ कर रहे हैं, ये जो HTML टाइप का जो चीज़ लिख रहे हैं, J6 जो लिख रहे हैं, वो हमारा ब्राउज़र क्या करता है, समझता नहीं है। तो उस चीज़ को, ब्राउज़र को समझाने के लिए क्या करना होगा, मुझे बैबल को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो बैबल क्या होता है भैया, तो बैबल एक कंपाइलर होता है। क्या होता है, बैबल एक कंपाइलर होता है। बैबल क्या होता है, बैबल एक कंपाइलर होता है। ये काम क्या करता है, तो बैबल का काम क्या होता है, जो भी आप J6 लिखे हो, जो भी आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखे हो, उसको क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और जावा स्क्रिप्ट में क्या होगा लिखा हुआ, जो हम लोग इससे पहले कैसे एलिमेंट क्रिएट करते थे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके जो हम लोग एलिमेंट क्रिएट करते थे, इस तरीके के सिंटेक्स में क्या करेगा, ओवरऑल ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। और तब वो पार्ट क्या करेगा, वो पार्ट हमारे ब्राउज़र को सर्व करेगा ये, ठीक है ना। तब क्या होगा, तब उसके हेल्प, तब वो चीज़ आएगा रिएक्ट डॉम के पास, तब हमारा ब्राउज़र को ये देगा और तब बताएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल ये हर चीज़ जा रहा होगा, तो ओवरऑल इसी या रेंडर मेथड के थ्रू ही तो रेंडर हो रहा होगा ना, तो ओवरऑल इसका तो पर्पस है ही, इसको छोड़ दो अभी। लेकिन बैबल क्या करेगा, जो भी न्यू सिंटेक्स है, रिएक्ट वगैरह कुछ भी है ना, कुछ भी है जेएस के अंदर, जो भी चीज़ फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, तो ओवरऑल बैबल क्या करेगा, बैबल का काम होता है वो पर्टिकुलर न्यू सिंटेक्स को, न्यू जनरेशन जेएस को एक ओल्ड जनरेशन में कन्वर्ट करना, जो ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल हो, जो ब्राउजर को समझ में आए, उस चीज़ में कन्वर्ट करना। एंड देन उस चीज़ में कन्वर्ट जब हो जाता है, तब कन्वर्ट करके फिर ब्राउजर को देता है, तब हमारा ब्राउजर क्या करता है, उस चीज़ को समझता है। क्लियर है, तो हम लोग समझ में आ गया भैया, रिएक्ट ये क्या होता है, बैबल ये कंपाइलर होता है, और ये कंपाइल क्या करेगा, इस चीज़ को क्या करेगा, जेएस के अंदर कन्वर्ट करेगा, तब हम ब्राउजर को सर्व करेगा। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है, मजा आ गया तब तो आप लोग को। चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र के अंदर आकर समझते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे आकर सर्च करते हैं ब्राउज़र के अंदर क्या, रिएक्ट नहीं, व्हाट, बैबल जेएस सर्च करते हैं, ठीक है। बैबल जेएस सर्च करोगे तो ये आपको फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, babelJS.io। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओ, क्लिक करो, और यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, बैबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। बैबल क्या है, बैबल एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो कि यूज होता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। मतलब जो भी अभी के टाइम में जो भी आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, उसको कंपाइल करने का, उसको कन्वर्ट करके ब्राउजर कंपैटिबल बना करके देने का काम करता है ये, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बोला, पुट इन नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जो अभी आप जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे पुट करो, और ये क्या करेगा, गेट ब्राउजर कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट आउटपुट। तो आप जैसे ही आप इनपुट करोगे, क्या आप जो भी अभी जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो उसको आप यहाँ पे यूज करोगे, तो ये ब्राउजर कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे आउटपुट दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, तो हम समझते हैं क्या कि जो भी हम यहाँ पे जो लिखे हैं, क्या एक कंटेनर बनाते हैं, कॉन्स्ट कंटेनर, यहाँ पे जो हम लोग J6 लिखे हैं इसको सिंपली कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको देते हैं। देखते हैं क्या कि जो हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो भी हम लोग J6 लिख रहे हैं, उस चीज़ को ये किस तरीके से कन्वर्ट करता है। यहाँ पे अगर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यह क्या कर दिया है, लेट माई नेम को जैसा था वैसा ही वेरिएबल में डिक्लेयर किया। दूसरा क्या, कॉन्स्ट कंटेनर, तो ये कॉन्स्ट कंटेनर एक वेरिएबल ये भी बनाया, और यहाँ पे ये कुछ सिंबल यहाँ पे लगा दिया, स्लैश एस्ट्रिक हैश डबल अंडरस्कोर पीओ डबल अंडरस्कोर एस्ट्रिक, इस तरीके से कुछ कमेंट टाइप का कुछ कर दिया। और यहाँ लिखा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट क्या किया, डिव किया, क्योंकि हमारा एलिमेंट पहला क्या था, डिव था। तो यहाँ पे क्या किया, डिव किया और रेफरेंस में नल पास कर दिया, फिर हैश प्योर करके फिर दूसरा एलिमेंट क्रिएट किया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि इसी के अंदर किया, क्योंकि डिव जो है हमारा H1 के डिव जो H1 जो है डिव के अंदर ही है, इसीलिए ये उसी के अंदर दूसरा एलिमेंट क्रिएट करके और फिर माई नेम को कैसे एज अ वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया है। समझ में आ रहा है ना, तो ये भी वेरिएबल को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को समझो, और यही पार्ट हमको हमारे ब्राउजर को मिलता है। क्लियर है ना, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हम लोग हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए ये चीज़ मुझे दे दिया गया है, और बैबल जो काम हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, वो काम अब हमारे लिए कौन करके देगा, बैबल करके देगा। क्लियर है, तो बैबल को यूज़ करते हैं, तो बैबल को हम सबसे पहले CDN के थ्रू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्ट CDN। क्लियर है, रिएक्ट CDN, सॉरी रिएक्ट नहीं, बैबल CDN ब्रदर, बैबल CDN, व्हाट, बैबल CDN।
तो हम आते हैं बैबल CDN पे, इस ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बैबल CDN वगैरह के बारे में। यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है, क्या है नहीं है ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं और ये बताएगा कि बहुत सारा तरीका है बैबल को ये करने का। और सबसे पहला जो हम यूज़ करने वाले स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि यही CDN फाइल है जो स्क्रिप्ट टैग है। अब CDN क्या होता है, पीछे वाली वीडियो में मैं आपको क्लियर किया हूँ या नहीं किया हूँ मुझे भी याद नहीं है, तो मैं भी CDN आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी CDN यूज़ किए थे, रिएक्ट लाइब्रेरी का, रिएक्ट डॉम का और बैबल का भी अभी CDN यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिमलिस्टिक फाइल है, तो मिनिमाइज फाइल, तो मीन को हटा देंगे तो ये मुझे टोटल इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है टोटल फाइल मिलेगा, कोई मिनिमाइज नहीं होगा। सॉरी बाहर आवाज़ हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो हम लोग पहले CDN को समझते हैं कि भैया CDN क्या होता है और क्या हम लोग हमेशा CDN ही यूज़ करेंगे, तो आंसर है नहीं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या इसी लेक्चर के अंदर हम लोग CDN को रिमूव करने वाले धीरे धीरे करके। तो CDN का काम क्या होता है ना कि CDN हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल डेवलपमेंट टाइम, जब भी हम लोग को सीखना होता है, सीखने के पर्पस हम लोग CDN यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, थोड़ा ईजी होता है। ईजी क्या होता है तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है, क्लियर है ना। इसके वजह से हम लोग CDN यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप CDN हमेशा यूज़ नहीं कर सकते जब भी आपको अपने ऐप को, जो भी आप ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, उसको आपको प्रोडक्शन पे भेजना होगा, प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाना होगा, उसको लाइव करना होगा, उसको लोगों के बीच आपको दिखाना होगा, तब आप लोग CDN यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। उस वक्त आपको CDN यूज़ नहीं करना होगा, उस वक्त आपको एक अल्टरनेटिव आपको मिलेगा, उस अल्टरनेटिव को फॉलो करना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से उसी तरफ मूव कर जाएंगे, क्लियर है ना। ये है CDN का कहानी, क्लियर है। तो ये छोटा सा CDN है। तो आप बहुत सारी चीज़ में आप CDN यूज़ कर सकते हो। हम लोग डिफरेंट आइकन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी CDN यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। ये इलिमिनेट करने का तरीका है, सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीका हम लोग देखें, इसका धीरे धीरे इस सबको इलिमिनेट करेंगे, तरीका नहीं इलिमिनेट करेंगे, क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या किए, इसको ये करते हैं मिनिमाइज और हम लोग ऊपर आते हैं। क्या किए हम लोग, बैबल को क्या कर दिए, बैबल को क्या किया हम लोग, बैबल को इंपोर्ट कर लिए। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और चेक करते हैं क्या बैबल को। यहाँ पे क्या बता रहा है, अभी भी सेमी एरर है, ध्यान से देखो, अभी भी सेमी एरर गया क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे क्या बता रहा है, नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट टैग क्या बोल रहा है, व्हेन लोडेड इन ब्राउज़र, कौन, जब स्क्रिप्ट टैग, जो भी हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है, जो भी ये स्क्रिप्ट टैग है, तो क्या बोल रहा है, जब भी आपका ये जो स्क्रिप्ट टैग है जब ब्राउज़र में लोड होगा तो ये स्टैंडअलोन, ये लिखा हुआ @बैबल स्टैंडअलोन, ये सब तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंपाइल करेगा। ये इसके लिए है, कमांड लाइन के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे, इसमें भी ऐसा ही होता है, ये ऑटोमेटिक कंपाइल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपका स्क्रिप्ट टैग है उसको। लेकिन क्या होगा, जिसका टाइप टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, text/babel लिखा हुआ होगा या text/jsx लिखा होगा, ये दो चीज़ जिसका टाइप होगा जो भी स्क्रिप्ट टैग का, उसी को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे ब्राउज़र में और उसको कंपाइल करेंगे। तो हम, मेरा स्क्रिप्ट टैग कौन है, ये है स्क्रिप्ट टैग हमारा। तो इस हमारा जो स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर हम लोग आएंगे और लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, और जो हम वहाँ से कॉपी किए उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे text/babel। तो जैसे ही आप करोगे तो पहला प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा और आपका जो भी आउटपुट है यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखने लगेगा। तो सिंपल क्या किया हम लोग, बैबल को इंपोर्ट किए और हम जो भी हमारा स्क्रिप्ट टैग था, जो कि जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा कोड लिख रहे हैं, ये जो कोड लिख रहे हैं इसी के अंदर लिख रहे हैं ना, app.js के अंदर, उसी के अंदर क्या कीजिए, टाइप इज इक्वल्स टू text/babel हम लोग लगा दिए। और जैसे ही लगा दिए तो बैबल क्या किया, लोड किया ब्राउज़र के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। और हमको जो भी हमारा आउटपुट था, वेलकम टू अपना एल्गो, जो कि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग लिखे थे, कहाँ पे, app.js के अंदर, यही ना लिखे थे हम लोग, कौन सा डिव लिखे थे और डिव के अंदर हम h1 दिए थे और वेलकम टू और माई नेम एक वेरिएबल बनाए थे यहाँ पे। उस वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी दिए थे, कर्ली ब्रेसेस के कारण क्या हुआ, वो प्रोसेस होकर के एग्जीक्यूट करवा दिया और मुझे क्या हो गया, मुझे मेरा आउटपुट मिल गया, क्लियर है। देखो कितना आसान है, दो एलिमेंट क्रिएट किए यहाँ पे, लेकिन दोनों एलिमेंट क्या हुआ, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ते आए थे उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट कर दिए क्रिएट, है कि नहीं है। जैसे हम लोग HTML यूज़ करते आ गए वैसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर मान लो इमेज टैग मुझे देना होगा इसी के अंदर, तो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं ना हम, यस एंड नो। आते हैं यहाँ पे, कोई एक इमेज यूज़ कर लेते हैं, मान लो कि हम सोर्स, कहाँ आ जाते हैं, सोर्स ऑन स्प्लैश पे आ जाते हैं। सोर्स ऑन स्प्लैश पे आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जो भी ग्रीनरी आउटडोर टाइप का कुछ भी इमेज होता है, इसको हम यहाँ से एक इमेज को यहाँ पे जाते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस किए और यहाँ पे आकर क्या कर देंगे, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे हम लोग। कंट्रोल सेव किए, ऑटोमेटिक सेव हो गया होगा। डॉक्यूमेंट पे आए और देखो यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इमेज जो था, इमेज यहाँ पे मुझे मिल गया। अब भैया इस इमेज को थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना है, थोड़ा छोटा करना है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, इस इमेज टैग के अंदर आओ और यहाँ पे क्या करो, अपना जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसको ऐड करो। इसको एट्रीब्यूट कैसे ऐड करोगे उस चीज़ को समझते हैं। रिएक्ट एलिमेंट के केस में हम लोग यहाँ पे सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं,
ठीक है ना, एज ऑब्जेक्ट पास करने के लिए। लेकिन जब हम लोग जेएसएक्स यूज करेंगे तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। पहला मान लो क्या कि ये हमारा स्टाइल इक्वल्स टू एक स्क्रिप्ट टैग है, क्या है ये, तो पहला हो गया क्या, ये जेएसएक्स का सिंटेक्स जो कि इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो प्रोसेस होगा, ठीक है। और दूसरा जो स्टाइल टैग हम लोग यूज करेंगे, और स्टाइल टैग के अंदर क्या करें, स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर में हर चीज मुझे पास करना होगा, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पास करना होगा। फिर से समझते हैं, सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या हुआ कि हम जेएसएक्स का सिंटेक्स लिखे, क्या था जेएसएक्स का सिंटेक्स कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर कुछ भी होगा वो प्रोसेस होगा। दूसरा नंबर हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे क्योंकि जो भी हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, हमको उसको एज अ ऑब्जेक्ट पास करना होगा, एज अ की वैल्यू पेयर। तो हम लोग सिंपल यहाँ लिखेंगे क्या, विड्थ कॉलन, और यहाँ पे विड्थ का कितना देंगे, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पास करके 200 पिक्सल देंगे। क्योंकि याद रखना, कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहला वैल्यू एज अ की जाएगा, जो कि स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग बना दोगे तो जेसन में चला जाएगा, वो जेसन वैल्यू माना जाएगा। तो इसीलिए पहला स्ट्रिंग नहीं जाता है, लेकिन दूसरा वैल्यू कुछ भी लिखोगे तो एज अ स्ट्रिंग आपको पास करना होगा, ठीक है ना। अगर आप नंबर है तो नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पिक्सल वगैरह ऐसा कुछ लगाते हो तो आपको स्ट्रिंग में पास करना होगा। देखते हैं क्या कुछ आउटपुट चेंज हुआ, ओ माय गॉड, चेंज तो हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस पे और भी हम लोग इसे बॉर्डर रेडियस वगैरह दे सकते हैं क्या भैया, हाँ, यहीं पे आओ, कॉमा दो और बोलो क्या, बॉर्डर, BORDR बॉर्डर, और यहाँ पे कैपिटल R लिखो, क्योंकि हम लोग CSS के केस में हम लोग बॉर्डर हाइफन रेडियस लिखते थे, लेकिन आप JS के केस में, आपको रिएक्ट के केस में आपको कैमल केस यूज करना होगा। कैमल केस में क्या होता है, पहला जो वर्ड होता है वो उसका पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है ना, और दूसरा जैसे ही आप वर्ड स्टार्ट करोगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, एक मिनट, आप यहाँ पे लिखो क्या, बॉर्डर RADIUS, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हम देते हैं 8 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं क्या हुआ, चेंजेस तो नहीं आया, बॉर्डर रेडियस RADIUS, ठीक तो है, रेडियस रेडियस का स्पेलिंग क्या होगा, बताओ तुम लोग बताओ, मुझे याद नहीं है। बॉर्डर रेडियस ऐसा कुछ होगा क्या, हाँ, रेडियस का स्पेलिंग RADIUS होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो ये सिंपली क्या कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन आप कंसोल पे देखोगे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है, यू आर ट्रांसक्रिप्ट टैग्स, इतना में आप ट्रांसक्रिप्ट टैग यूज बता रहा है, यूजिंग इन ब्राउजर बैबल। आप ब्राउजर के बैबल क्या कर रहे हो, आप ब्राउजर में एक बैबल ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, जो कि आपको श्योर करना होगा, जब आपको प्रोडक्शन पे भेजना होगा तो इसको क्या करना होगा, आपको प्री कंपाइल करना होगा। तो हम लोग प्रोडक्शन पे क्यों अभी भेजेंगे भाई स्क्रिप्ट टैग को, हम लोग जानते हैं कि स्क्रिप्ट टैग वाला जो सिस्टम होगा उसको हम लोग प्री कंपाइल क्यों करेंगे दोबारा, जो हमको प्रोडक्शन में भेजना ही नहीं है। उसके लिए हम लोग अदर ऑल्टरनेटिव है ना हमारे पास, उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। क्लियर है ना, तो जेसिक समझ में आया, बैबल समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब ये जो सारा जो भी सीडीएन हम लोग यूज़ किए हैं, इस धीरे धीरे सीडीएन को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे और इस पर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है ना, ये सारे के सारे चीज़ को हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वो सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्लियर है, तो ये इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में ये जो सीडीएन वाला जो पार्ट है उस सीडीएन वाला पार्ट को रिमूव करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ नोड पैकेज का यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना, नोड का यूज़ करेंगे, उसके थ्रू एक पैकेज इनिशियलाइज करके तब हम लोग काम करेंगे, तब हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे कि एक प्रोडक्शन रेडी आप कैसे बनाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि भैया मुझे इस पार्ट में प्रॉब्लम है, क्या आप इस चीज़ को दोबारा बता सकते हो क्या, किसी वीडियो में एक्स्ट्रा वीडियो बना सकते हो क्या इस चीज़ पे, तो मैं जरूर बनाऊंगा भाई, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को करना क्या, थोड़ा सपोर्ट करना है, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप जो है उसमें सेंड कीजिए। बताइए कि हाँ बंदा नया है लेकिन बता रहा है, बढ़िया समझा रहा है, जीरो से बता रहा है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो थोड़ा मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैं भी तो सीख रहा हूँ ना समझ रहे हो ना आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे जी।